बीपीएससी एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए आज का वीडियो भी बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। बीपीएससी एओ 67 और सीडीपीओ और बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए शानदार वीडियो है, क्योंकि आज प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से सवाल लिए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल तो बहुतों मिल जाएंगे आपको, लेकिन आज प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के सवाल लिए गए हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा ही है। ठीक है, अच्छा लगे तो ही लाइक करना, तो ही सब्सक्राइब करना, फालतू के मत करना दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मत कीजिए, मगर आप देख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, आइए देखें। 30 सवाल लिए गए हैं, पूरे अच्छे सवाल हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी, कौन सी धातु सबसे ज़्यादा प्रयुक्त थी? तो सभी को पता होना चाहिए, तांबा। ठीक है, आराम से जो सवाल नहीं जानते हैं उसको नोट कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, आप ही के फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में थे, क्या थे? गांव, नगर, कस्बा या महानगर में से हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में क्या थे? गांव थे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारतें। ठीक है, ऐसे सवाल ज़्यादातर बीपीएससी में पूछते हैं और अच्छे सवाल लिए गए हैं, तो ज़रूर से ज़रूर पूरा देख लीजिए, आप ही का फायदा होगा दोस्तों। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दमसदात से, मेहरगढ़ से या किली गुल मोहम्मद से? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आध ऐतिहासिक काल? बहुत अच्छा सवाल है ये भी, और ऐसे सवाल भी बीपीएससी में पूछ चुका है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है आध ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर इसको नोट कीजिएगा, सवाल इस तरह के पूछते ही हैं बीपीएससी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, नौ पाषाण युग या लौह युग को? तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, पांडु, नीला, हरा या नीला में से? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसे भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के उदय का सर्वप्रमुख कारण था, बौद्ध धर्म के उदय का सर्वप्रमुख कारण क्या था? क्या बुद्ध का जन्म, या ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष, या वैष्णवों की कृषि से संपन्न होती आर्थिक स्थिति, या लोहे का प्रयोग? ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के उदय का सर्वप्रमुख कारण था लोहे का प्रयोग। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, सवाल शायद ही सुने होंगे आप, तो बहुत अच्छा सवाल है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल है, जिसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए, पूरे इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र जो हैं सोम को समर्पित हैं। बहुत बार एग्जाम में दिखेगा आपको, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अभी तक नहीं बनाए हैं तो। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो ये इनका नाम आता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उनके ज़माने में ही सबसे ज़्यादा मजदूर थे। ठीक है, तो इनको नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी बीपीएससी में पूछ चुका है सवाल। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुबली का प्रयोग कौन करता था? हुबली नदी का प्रयोग करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते थे? ये भी अच्छा सवाल है, ये भी सवाल बीपीएससी में पूछ चुका है। अपने शिलालेखों में अशोक सामंत प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा,
न चक्रवर्ती पे मारिएगा, न धर्मदेव या न धर्मकीर्ति पे। प्रियदर्शी इज राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है और यही सवाल भी बीपीएससी में पूछ चुका है और बीपीएससी ने सुश्रुत को सही किया था। ठीक है, तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं ई ऑप्शन भी दिया हुआ है, मैंने देखा, इसलिए मैं साफ कर दूं कि ये ए ऑप्शन बीपीएससी का फाइनल आंसर की में आया था। ठीक है, तो नाम ध्यान रख लीजिएगा। किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा? तो किसने किया था? ये करने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? बहुत अच्छा सवाल है। सिजदा की परंपरा चालू करने वाले कौन थे? बलबन। ठीक है, बलबन पे भी सवाल बनता है, खासकर बीपीएससी में। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर कौन सी लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। ठीक है, इन सवालों को आपको जानना जरूरी है और ऐसे सवाल बनते हैं बीपीएससी में, इसलिए बताया जा रहा है ताकि हमारे चैनल से जुड़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनका भला हो सके अगर सवाल बीपीएससी में पूछ दे तो। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वैशेषिक ने। ठीक है, तो इनका नाम भी जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? यह भी बहुत इजी और अच्छा सवाल है और ये कौन अपनाए थे? तो ये अपनाए थे बलबन। ठीक है, बलबन पे सवाल बहुत बनता है, तो आप जरूर से जरूर उनके मेन बातें को ध्यान रखिएगा। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, कल के वीडियो में भी हमने ये सवाल पूछा था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद फिर से ये क्वेश्चन को करा दिया जाए। तो ये किस साम्राज्य का था? तो ये चोल साम्राज्य की विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? कौन सी पुस्तक करती है बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय? तो ये पुस्तक का नाम है दिव्यावदान। ठीक है, तो नाम जरूर ध्यान रखिएगा। दिव्यावदान में इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? बहुत अच्छा सवाल और ये ऑडिटर का एग्जाम में पूछा था, इतने भारी सवाल। ठीक है, तो ये थे 9 राजाओं का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, शायद पूछ दे क्योंकि बहुत अच्छा सवाल था, टिपिकल सवाल। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? किसने तर्क दिया था कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो ये देने वाले थे RS शर्मा। ठीक है, तो इनका नाम भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये दिए गए थे ब्राह्मणों को। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, इस सारे सवाल ऑडिटर में भी पूछा था, इसलिए ये सवाल बीपीएससी का ही था और आपको भी करना जरूरी है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ये थे भुवन भट्ट। ठीक है, हर्षचरित के लेखक भुवन भट्ट और बहुत बार सवाल बना है, तो ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? अभी ऊपर ही बताया, लेकिन यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा बदल दिया है क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत हो गया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ग्राम पंचायत और स्थानीय स्वशासन एक ही है। ठीक है, तो आपको समझना है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और आंसर आप सही लगाइएगा। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण का द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा और ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत अच्छा सवाल है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी। नाम ध्यान रखिएगा।
रोशनी नदी को रावी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसमें से हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था? तो ये बहुत बार बताया गया है, लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। और ये आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा, ये भी सवाल है। टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, बनावली से प्राप्त हुआ है टेराकोटा का हल। और सवाल ये बन चुका है, बनावली कहाँ है? ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित इसमें से आर.डी. बनर्जी भी थे, के.एन. दीक्षित भी थे, एम.एस. वत्स भी थे। यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो बी.ए. स्मिथ जो है उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अच्छे सवाल करा दिए गए पूरे, आप नोट बना लीजिए। 300 सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, ऐसे सवाल बीपीएससी में पूछता रहता है, इसलिए मुझे कराना ज़रूरी था। जो लोग नए हैं वो ज़रूर से ज़रूर नोट्स बना लें, शायद सवाल एग्ज़ाम में दिख जाए तो आप सही करिएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।